प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग बसंती। बसंत का किसले, कोयल की कूक और सुरों का श्रृंगार। विविध भारती पर छा रही है संगीत और बातचीत की बहार। रंग बसंती। दोस्तों, आज के रंग बसंती कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फोटो जर्नलिस्ट संगीता महाजन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है सारिका पाठक ने। श्रोताओं नमस्कार, विविध भारती के कार्यक्रम में मैं सारिका आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है नागपुर की जानी मानी फोटो जर्नलिस्ट संगीता महाजन इनको, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनके कार्य के बारे में और इनके जीवन यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं संगीता महाजन का। संगीता जी, हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। नमस्कार। और संगीता जी, सबसे पहले हम आपके फोटो जर्नलिज्म के बारे में जानना चाहते हैं, और एक महिला होकर उस जमाने में आप फोटो जर्नलिस्ट बनी, क्या कहना चाहेंगी? ये सफर कैसे, कब, क्यों शुरू हुआ? मेरा जो सफर है वो बहुत ही अनोखा है। अनोखा इसलिए बोलूंगी कि मुझे उसका आश्चर्य होता है कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई हूँ। तो इसलिए सफ़र चलते गया और मैं बढ़ते गई। मैं बहुत देहात में रहती थी और उसके बाद हम कुछ कारणवश नागपुर में आए। नागपुर आए तो हम बसे स्लम एरिया में। उसके बाद मैं कॉलेज में स्टूडेंट लीडर थी, और उसके बाद फोटो जर्नलिज्म के लिए इसलिए आई मैं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बैठा काम नहीं करना है, रूटीन वर्क नहीं करना है, ऐसा वर्क करना है क्योंकि थोड़ा सोशल एस्पेक्ट से सोचने की आदत पड़ गई थी स्टूडेंट एक्टिविटी के वक्त। और मुझे ऐसा काम करना था जिससे मेरा सोच भी बढ़े, सोच भी दिखे, और मैं कुछ समाज के लिए करूँ भी। और मुझे ऐसा लगा कि ये जो माध्यम है फोटो जर्नलिज्म, ये सबसे बेस्ट है। इसमें आपको बहुत लोगों से मिलना होता है, बहुत फील्ड में जाने मिलता है, और आपको एक अलग अनुभव जीवन का सीखना शुरू रहता है। तो इसलिए मुझे ये फोटो जर्नलिज्म में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा फील्ड है, ऐसा मुझे तब लगता था, और मैंने उसकी शुरुआत की। अभी तो आपकी पर्सनालिटी बहुत डैशिंग है ही, लेकिन क्या बचपन से ही आप ऐसी थी? बहुत बचपन में ऐसी नहीं थी मैं। बहुत ही मतलब 5th तक तो मैं बहुत ही देहाती लड़की थी, जिसे हिंदी बोलना नहीं आता था, भाषा नहीं आती थी, क्योंकि ऐसे देहात में रहते थे जहाँ हिंदी सुनाई नहीं पड़ती थी। और वहाँ से सफ़र शुरू होने के बाद जब शहर में आए तो नागपुर जैसे शहर में सरवाइव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। भाषा सीखनी थी, इवन मराठी भी ठीक से नहीं आती थी। तो उस वक्त वो सफ़र थोड़ा कठिन था मुझे। ऐसा मैं पहले डैशिंग नहीं थी, लेकिन मैं 10th जब गई तब मेरी मम्मी ने कुछ संगठन में मुझे इंट्रोड्यूस करके दिया कि ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें बहुत अच्छे सोच, विचार और संघर्ष कुछ विचारों के साथ किया जाता है, प्रश्नों को लेकर लड़ा जाता है। तो उस विचार के कारण मैं थोड़ा सा डैशिंग होना मेरा शुरू हुआ। संगठन के साथ जो भी एक्टिविटी होती थी उस एक्टिविटी के साथ मुझ में डेयरिंग आया। डेयरिंग वो मुझे फोटो जर्नलिज्म में बहुत काम आया, विचार काम में आया, सोच काम में आया। सामाजिक रूप से हम कैसे सोच सकते हैं, प्रश्नों को लेकर हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं, कैसे फोटो लेना चाहिए, तो ये ऑब्जर्वेशन भी बहुत स्ट्रांग हुआ। जी, ऐसा कहते हैं कि हर बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसका पहला गुरु है, तो ये आपके बारे में तो बिल्कुल सही है। एकदम सही है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो पढ़ी 7वीं क्लास है, लेकिन उसकी सोच जो है वो बहुत ही, वैसे उसका जीवन भी संघर्षमय रहा, लेकिन उसकी सोच जो थी वो प्रगति वाली थी। प्रगति करने के लिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए उसको वो परोसने वाली थी। इसलिए हमको उसने गांव से नागपुर लाया
क्या बात। भले ही हम स्लम में आए लेकिन नागपुर लाया। पिताजी मेरे शिक्षक थे, वो ग्रामीण भाग में थे, वो वहाँ से यहाँ आते जाते रहे और इसके बावजूद भी हम नागपुर शहर में इसलिए शिफ्ट हुए कि मेरा भाई जो थे, भाई वो पहले से मामा के यहाँ रहते थे। उसने वो भी सोचा था कि लड़के को भी सिखाना जरूरी है, लेकिन लड़के को सिर्फ भेजना नहीं तो लड़कियों को भी नागपुर लाना है। तो इस प्रकार से उसकी सोच थी और यहाँ पर उसने मुझे लाया। तो मेरी माँ की जो सोच है वो मैं अनुभव बताती हूँ कि सबसे पहले मेरा इंटरव्यू जब आकाशवाणी में हुआ फर्स्ट टाइम, वो करीबन 94 में हुआ तो मुझे पूछा गया था कि मतलब आपके ऐसे जैसा आपने क्वेश्चन पूछा है। तो उसने तब कहा था, जब मैं छोटी थी तो उसको पूछा था कि ये रेडियो में आवाज कैसे आती है। गांव में पूछा था क्योंकि मैं छोटी थी और गांव में सिर्फ रेडियो थे, तब कुछ भी नहीं था, टीवी वगैरह नहीं था। तो उसने कहा था कुछ तार यंत्र होते हैं, नागपुर में कुछ ऑफिस होता है, वहां लोग बैठे होते हैं और वहां से आपको सुनाई देता है। तो बोले तुम्हारा इंटरव्यू मुझे वहां से सुनना है बड़े होने के बाद। क्या बात है। तो उस वक्त उसकी सोच वो थी और मैंने जब पहला इंटरव्यू यहाँ दिया तब मैंने उस किस्से को बताया था। आज फिर से आपने ये दोहराया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब जानकर आपसे। तो संगीता जी, हम ये जानना चाहते हैं कि उन दिनों जब आप काम करती थी फोटो जर्नलिज्म में, तो किस प्रकार के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते थे? देखिए, पहले तो उस वक्त जिस वक्त मैंने शुरू की वहां पे मेरे लिए रोल मॉडल कोई नहीं था, क्योंकि जिसको देखकर आप कुछ कर सकते हैं और जिसको देखकर आप उत्साहित हो सकते, प्रोत्साहित हो सकते हैं। तो उस वक्त मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, फर्स्ट लेडी फोटो जर्नलिस्ट होमाई व्यारावाला का, कुछ पेपर में, बड़े पेपर में आया था। और उसका आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उस जमाने में, गांधी जी के जमाने में वो फोटोग्राफी कर रही थी, जहाँ फ्लैश तक नहीं था, बल्ब लगाना पड़ता था फ्लैश में, तो वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली उस आर्टिकल से। और जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास भी कैमरा नहीं था, मेरी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कैमरा लेने की, और मैंने कुछ फ्रेंड से कैमरा लाया और शुरू किया। तो उस वक्त चैलेंजेस की बात ये थी कि आपको रात को जाना है, तो कैसे जाएंगे, आपको नाइट ड्यूटी करना है, क्योंकि जैसे एक प्रेस है तो आपको 12-12 घंटे की ड्यूटी करना है, दो लोग हैं, रात को 12 से सुबह 12 तक, फिर दूसरा करेगा सुबह 12 से रात के 12 तक। तो आपको उस 12 घंटे में जो भी घटनाएं हो रही है उसको कवर करना है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि भाई रात को 12 बजे 2 बजे कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। तो मेरी माँ की जो परवरिश थी, तो उसने मेरे बाल जो काट दिए थे वो 9th में ही कटवा दिए थे। उसका बाल के प्रति एक दृष्टिकोण था कि बाल में टाइम जाता है और लड़का है या लड़की है ना दिखे, आप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, इसलिए वो बाल काट दी थी। तो वो बाल कटे हुए, मेरे पूरे प्रोफेशन में बाल कटे हुए ही थे। मेरी जब तक बेटी नहीं होती तब तक मैंने बाल बढ़ाए नहीं थे। तो उस वक्त मेरा छोटे छोटे चीज थी ये, लेकिन रात को यदि 2 बजे जाना है तब लूना थी मेरे पास। तो लूना में जाते समय समझ में नहीं आता था, पैंट शर्ट पहने हैं, स्पोर्ट्स शूज पहने हैं, तो जाती थी मैं। तो चैलेंजेस तो थे, लेकिन डर कर मैं घर में नहीं रही, मैंने एक्सेप्ट किया उस चैलेंजेस को। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ का नाम देने के लिए जो आंदोलन हुआ था, तब हमारे यहाँ बहुत ही आंदोलन जोरों शोरों से था। उत्तर नागपुर में पूरा कर्फ्यू था और उस कर्फ्यू में मैं अकेली, जो वैन घूमती थी पुलिस की, उसके पीछे मैं अकेली पूरा उत्तर नागपुर घूमती थी। और तब चर्चा थी वहां की कोई लड़की है, तब मैं 23-24 साल की थी। और इस प्रकार से मैं डरती नहीं थी कि क्या होगा। वहां पे भी एक घटना हुई कि फिर उसे क्या कहते हैं, फायर हुआ। फायर इन द सेंस गोली नहीं हुआ, वो कुछ ट्यूब फायर करते हैं भीड़ को भगाने के लिए। तो वो गैस के टीयर्स मारने के बाद सब भगदड़ हो गई और मुझे भी छुपना पड़ा, क्योंकि वो अंधाधुंध मार रहे थे। और मैंने एक घर पे चढ़ गई, तो उस घर की लड़की ऊपर आई और बोला कि तुम्हारा सरनेम क्या है। अच्छा, हाँ। तो मैं बोली ये सरनेम पूछने की जरूरत टाइम नहीं है, आप बोलते हो तो मैं उतर जाती हूँ, या तो मैं यहाँ पे छुपती हूँ। तो मैं वहाँ, ठीक है बोले जल्दी चले जाना। तो फिर मैं वहाँ से
वो सब शांत होने के बाद निकली। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग रहते हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये रिस्की है कार्यक्रम, तो लेकिन ये सारी चीजें होते रहती हैं। बिल्कुल। और संगीता जी, ऐसा हम मानते हैं कि संगीत हम जो सुनते हैं वो सूदिंग होता है, हमारे मन को भी शांत करता है और अच्छे ख्याल आने लगते हैं। तो बताइए आपके दिल के करीब कौन सा गाना है, हम सब सुनेंगे साथ में। हाँ, काम करते समय तो गाना सुनना बहुत जरूरी है। जब भी मैं मेरे गाड़ी में बैठती हूँ तो गाना सुनती हूँ। ये जरूरी नहीं कि उस गाने से प्रेरणा मिले, लेकिन अपने को म्यूजिक अच्छा लगता है जी, और उस वक्त आपको लगता है कि कुछ सुनना है, तो मेरा फेवरेट है ओरी पिया, राहत फतेह अली जी का। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया।
चलती रही। लगता है कि लहरों में मैं पलती रही। ले चल वहाँ जो मुल्क तेरा है, जाहिल ज़माना दुश्मन मेरा है। अब ये हम जानना चाहते हैं कि यानी चैलेंजेस तो आपने बहुत सारे फेस किए आपके लाइफ में। उस समय हर एक मोड़ पे आपके क्या अलग अलग रोल मॉडल थे कि आप किसको आइडल मानती है आपके फील्ड में? बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि रोल मॉडल आपके सामने यदि नहीं है और आप चलना चाहे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत आती है कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ कैसे करना है। तो एक तो फोटो जर्नलिज्म में आपका टाइमिंग नहीं होता है और आपका कोई भी रूटीन नहीं होता है कि आपको टाइमिंग भी नहीं है और रूटीन वर्क भी नहीं है। आपको हर दिन नए जगह जाना पड़ता है। कभी कहीं मर्डर हुआ वहाँ जाना पड़ता है, कहीं फायर हुआ वहाँ जाना पड़ता है, कहीं आपको क्रिकेट जाना पड़ेगा, कहीं आपको लता मंगेशकर जी आए हैं, उनका फेलिस्टेशन है या गा रही हैं तो वहाँ जाना है। तो इसलिए आपका रूटीन भी नहीं होता है और आपका रूटीन वर्क भी नहीं होता है। तो आपको चैलेंजेस बहुत आते हैं कि आपको निर्णय लेने में बहुत दिक्कतें आती। तो आपको खुद को भी काफ़ी सीखना पड़ता है, क्योंकि मेरे सामने उस वक्त कोई लेडी फोटोग्राफर तो नहीं थी, लेकिन बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे। लेकिन उस वक्त इंटरनेट नहीं था, उस वक्त हम गूगल नहीं कर सकते थे, उस वक्त हम किसी का फोटो नहीं देख सकते थे। हमें फोटो देखना है तो हमें किताब खरीदना पड़ता था। तो ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी थी कि जो आपको सीखना है वो भी आपको खुद ढूंढना है। यदि बुक फेयर में आप नहीं गए तो आप मिस कर दोगे कि भाई साल भर में जो किताबें पढ़ना है वो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमको अपने आप को विदाउट रोल मॉडल भी आपको सीखना पड़ता था कि नहीं आपको करना क्या है। तो इस प्रकार से खुद का टाइम टेबल बनाना है। कोई प्रोग्राम में जाना है तो आपको कितने देर पहले निकलना है। नहीं तो ऐसे ही एक मैं किस्सा बताती हूँ कि दीक्षा भूमि में फर्स्ट टाइम मैं जाने वाली थी। दशहरे के दिन जो प्रोग्राम होता है, हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते थे, उस वक्त तो और ज़्यादा आते थे। और मैंने थोड़ा सा लेट निकली और गलत रोड पर मतलब जिस एंट्रेंस से जाना था उसके ठीक विरुद्ध एंट्रेंस से मैं गई और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं फंस गई हूँ। गाड़ी कहीं और रखना पड़ा और पैदल जाने तक के प्रोग्राम तो ख़त्म हो जाएगा, इतनी भीड़ थी, कहीं स्पेस नहीं थी। और मैं रामदास पेट से कॉलेज की तरफ से दीक्षा भूमि में जाने का कोशिश किया तो रास्ता तो मिल नहीं रहा था, मेरे पास बैग था। तो मैंने अंबेडकर कॉलेज का जो दीक्षा भूमि का वॉल है 10 फीट का, उसको चढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे स्पेस ही नहीं मिल रही थी कहीं रास्ते से। तो चढ़ना शुरू कर दिया तो मेरा जो हुलिया था वो एकदम लड़के जैसा था और मैंने जैसे चढ़ना शुरू किया तो पीछे से मेरा बकल पकड़ लिया पैंट का गार्ड ने। कहाँ चढ़ रहा है बे? तो मैंने पलट के देखी, मुझे प्रोग्राम में जाना है फोटो निकालने। अरे मैडम इधर किधर चढ़ रहे हैं आप, कैसे जाऊंगे? बोले मुझे छोड़ दो, आप जाने दो, वो मैं देख लूंगी। फिर वो दीवार फान के मैं जैसे गई हूँ और उसके बाद प्रोग्राम में पहुंची हूँ तो भागा दौड़ी करके। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ आपको क्राउड में जाना है, जहाँ कई जगह पे अरे मैडम आए रास्ता दो करके रास्ता भी मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते रहते हैं। क्या बात है। और संगीता जी, नागपुर शहर में अनेक कार्यक्रमों में हमने आपको फोटो खींचते देखा है। कभी आप सीढ़ियां चढ़कर फोटो खींचती है, कभी नीचे उतरकर, कभी गैलरी से। तो ये देखकर आपको आज तक कैसी प्रतिक्रियाएं मिली है और कैसे रिएक्ट करती है फिर आप? ये तो बहुत मुझे सुखद होता है कि जब लोग मैं कभी फोटोग्राफी करने के बाद मिलते हैं लोग या फिर करते समय आते हैं, अरे आप बहुत अच्छा फोटो लेते हो, कि आपने तो फोटो देखा नहीं है। नहीं, आपके लेने का जो स्टाइल है, आपकी जो जगह है, आप जो जहाँ जाते हो फोटो लेने के लिए, उस पर से समझ में आता है कि आप अच्छा फोटो निकालते होंगे। तो ये कहते या ये सुनते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है, प्रोत्साहन भी मिलता है कि नहीं अपने को लोग देख रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले बहुत आत्मीयता से मिलते हैं कि अरे मैडम आपको हम बहुत पहचानते हैं, देखते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि वो मुझे हर बार देखते रहते हैं लेकिन मैं नहीं पहचानती हूँ। तो उन्हें बुरा भी लगता है कि अरे मैडम पहचान नहीं रही है।
तो ऐसा मुझे अभी तक होता है कि लोग बहुत जानते हैं, क्योंकि गेस्ट के बाद हम ही होते हैं। हाँ, हमें मतलब क्रिकेटर के बाद हम ही होते हैं। तो ऐसा मतलब बहुत अच्छा भी है, और बहुत कभी कभी प्रैक्टिकल में मुझे ऐसा चेहरे याद नहीं रहते, कितने लोगों को क्लिक याद करते हैं, रखेंगे, yes। तो मुश्किल होता है। संगीता जी, हम ये जानना चाहते हैं कि संगीता महाजन के फोटो जर्नलिज्म में क्या खास बात है जो आपको बाकी फोटो जर्नलिज्म से अलग महसूस कराती है? देखिए, फोटोग्राफी ये बेसिकली जो कला है, जो भाषा जहाँ रुक जाती है, हाँ, उसको आविष्कृत करती है। आपको पूरी कहानी बता देगी फोटो दो। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें मैं बात कर सकती हूँ। मुझे भला ही लिखना नहीं आता होगा, लेकिन मैं इसमें बात कर सकती हूँ। तो ये जो सामाजिक दृष्टिकोण मुझे मूवमेंट से मिला था, उस सामाजिक दृष्टिकोण से मुझे जो काम करना था, आगे हम आएंगे इस पर कि हमने कहाँ कहाँ जाकर फोटोग्राफी की है। तो ये जो है, ये विचार और भाषा को दोनों को रखता है फोटोग्राफी। और इसको लैंग्वेज की, कोई भी लैंग्वेज, मतलब किसी भी प्रकार की, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, फ्रेंच, किसी की जरूरत नहीं होती है। वो अपनी भाषा है फोटोग्राफी की। तो इसलिए बहुत अच्छा एक वो विचार रखती है। हाँ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस माध्यम में, फोटो जर्नलिज्म में, मुझे सोशल एस्पेक्ट से ज्यादातर काम करें। मैं ह्यूमन बीइंग को पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। हाँ। और प्रेरणा मिलती है कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर घटना अलग होती है, उसका ऑब्जर्वेशन अलग होता है। तो मुझे, जैसे मैं गढ़चिरौली बहुत बार गई हूँ, मेरा एक फोटो है कि एक आंख में कांच बंधा हुआ है और रस्सी लगी हुई, एक ही कांच है, उसको भी रस्सी बांधकर वो इंसान, और वो कांच पूरी धसी हुई है आंख में, ऐसे एक रस्सी से बांधा हुआ कांच है। मतलब वो कब का नंबर होगा, उसको कितना दिखता होगा, और वो कितनी, अपना थोड़ा भी टेढ़ा हुआ स्पेक्स तो अपने को लगता है कि एक्सिस चेंज हो रहा है, बट उसका पूरे जीवन का एक्सिस ही खराब है। तो ये क्लिक करना, ये दिखना आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए मुझे बहुत प्रभावित करता है कि मैं इस जीवन को भी रख सकती हूँ। अच्छी चीजें भी हम रखते हैं, अच्छी हैपनिंग चीजें, नेचर में जाते हैं तो बहुत हैपनिंग चीजें भी हम रखते हैं, लेकिन मेरा एस्पेक्ट है कि सोशल, सामाजिक एक तौर पर मैं काम करना चाहती हूँ। संगीता जी, यहाँ हम पूछना चाहते हैं कि एक फोटो पत्रकार आप रही है, तो आपने बहुत लम्हे कैद किए हैं आपके कैमरे में। आपको खुद को किस प्रकार के फोटो खींचना अच्छा लगता है? मैंने जैसे अभी बताया कि सोशल एस्पेक्ट से, तो इसमें मैंने एक 10 दिन का पदयात्रा उड़ीसा में किया है। तो मुझे पता चला, कहीं से फोन आया मुंबई से, कैसी ऐसी पदयात्रा उड़ीसा में हो रही है और आप जाना चाहती हो तो जा सकती है। इतना ही फोन आया और एड्रेस दे दिया उन्होंने कि यहाँ से हो रही है। तो मैंने अपना तैयारी किया, बैग लिया, कैमरा लिया और गई मैं। जो एड्रेस था वो बहुत ही अंदर, गांव के अंदर था, और वो करीबन 3 डिस्ट्रिक्ट चलने वाले थे और ठंडी के दिन थे, दिसंबर के दिन थे, और वो 300 लोग पैदल चलने वाले थे। उनके साथ मैं 10 दिन पैदल चली, सुबह से लेकर शाम तक चलते थे, और उसके बाद दोपहर में कहीं तो भी ब्रेक करके खाना खाते थे। तो ऐसे अलग अलग जगह मैंने काम किया जहां मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी पत्रकारिता के साथ इसको, इस प्रॉब्लम को नेशनल लेवल तक फोटो के जरिए मैं रखूं। तो ऐसे बहुत गढ़चिरौली, मेलघाट में मैं बहुत बार कुपोषित बच्चों के, मॉल न्यूट्रेट बच्चों के फोटोग्राफी एग्जीबिशंस किए हैं। तो इस प्रकार से मैंने किया है, हेरिटेज पे काम किया है, बहुत सारी एस्पेक्ट से जर्नलिज्म में काम किया है। वाह, संगीता जी, आप बहुत अच्छे लम्हे हमारे साथ शेयर कर रही है आपके जी। तो यहाँ फिर से आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं सबके साथ, तो बताइए कौन सा आप सुनेंगी? और इसमें मैं आने वाला पल जाने वाला है। क्या बात है, किशोरदा की आवाज में सुनते हैं ये गीत। पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल
हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला संगीता जी, बातों बातों में आपने बताया कि किस प्रकार के फोटो खींचना आपको अच्छा लगता था, फोटो जर्नलिज्म जब आप जाती थी आपके काम के लिए, तो आपके काम के सिलसिले में आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ा है, और ये हम जानना चाहते हैं। काम में फोटो जर्नलिज्म में तो मैं काफ़ी घूमी हूँ, लेकिन महाराष्ट्र, बिलासपुर इतना ही मेरा लिमिटेशंस, क्योंकि मैं नेशनल दिल्ली में थी, तो इस एडिशन के लिए जितने जहाँ तक जा सकते हैं वहीं पर जा सकते थे आप। लेकिन उसके बाद जब मैंने क्विट किया प्रेस लाइन और मैंने अपना प्रोफेशनली शुरू किया और टीचिंग किया, तब मैं पूरा इंडिया कहीं ना कहीं काम के लिए, दिल्ली, हैदराबाद, मैं बैंकॉक भी गई हूँ, तो अलग अलग जगह पे इसको एक्सप्लोर किया है। जैसे मैंने अभी बताया उड़ीसा गई थी, उसके बाद मैं बीड़ में करीबन एक हफ्ता, तब मैं कोई प्रेस में एम्प्लॉय नहीं थी, बट मैं फ्रीलांस फोटो जर्नलिज्म करती थी, तो मैंने बीड़ में पानी का जो समस्या है उसके ऊपर मराठवाड़ा में पूरा खुद का सब खर्चा करके मैंने घूमी और वहाँ पे फोटोग्राफी की जानकारी ली और आने के बाद फोटो फीचर्स दिए। तो वहां से आने के बाद ऐसा लगा कि हम कितना पानी बहाते हैं, नहाने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि 7 दिन में एक बार पानी आता है और उसमें भी आपको 7 दिन इतना परिवार के साथ वो पानी को ये करना है। मैं गेस्ट हाउस गई तो बोले मैडम नहाना नहीं, सिर्फ मुंह धोइए,
उस वक्त। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको क्लिक करना मेरा काम है। वो देहात में जाके पूरी लंबी लाइन महिलाओं की पानी के लिए दोपहर भर धूप में, तो इस प्रकार के दृश्य देखने को वहाँ पे मिला। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ मैं कमर्शियली भी कुछ गई हूँ, दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में 5 दिन क्लिक किया तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। मैंने इतना बड़ा स्टेडियम और इतने 5 दिन कॉन्फ्रेंस था, तो मैं तीसरे दिन ही हमारा कैपेसिटी जो था घूमने का वो खत्म हो गई। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, मैंने 10 साल डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंसेस क्लिक की हर जगह पे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अमरावती, औरंगाबाद में 5000 डेलीगेट्स की कॉन्फ्रेंस, यहाँ से मैं 12 की टीम लेके गई थी। तो कमर्शियली भी वो काफ़ी सारे जगह पर घूमकर मैंने काम किया है। वाह, तो देश विदेश में भी आपका बहुत अनुभव रहा है काम का, तो और कोई यादगार लम्हा आपको याद आ रहा है जो हमारे साथ आप साझा कर सकती है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे भाग्यवान हम लोग हैं भारत के लोग फोटोग्राफी के मामले में, कि हम कहीं की भी फोटो ले सकते हैं। हम किसी की भी फोटो ले सकते हैं। एक हाथ दो हो गए कि बोलेंगे नहीं नहीं हमारे फोटो मत लो, लेकिन वो दूसरे को बताता अरे फोटो ले रही है, देखो इधर देखो देखो। सो हम बहुत भाग्यवान है कि हम किसी के घर की ले सकते हैं, किसी मॉन्यूमेंट की ले सकते हैं, कहीं के भी ले सकते हैं। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं है। जब मैं बैंकॉक गई तो वो कॉन्फ्रेंस में ही मना कर दिया कि फोटोग्राफी, मैं रोटरी के साथ गई थी, तो ऐसे कई जगह होते हैं जहाँ आप फोटो नहीं ले सकते। तो खुश नसीब है सब यहाँ के लोग कि कुछ भी फोटो ले सकते हैं आप विदाउट परमिशन ले सकते हैं, और बहुत अच्छी बात है। बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाने से मुझे बहुत बुरा लगता है कि यहाँ कैमरा मत ले जाओ, वहाँ आपकी फोटो निकलेगी तो आप फेमस हो गए ना कि आपकी ये वास्तु ऐसी दिखती है, आपका ये परिसर ऐसा दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस रखना नहीं चाहिए, ठीक है सिक्योरिटी के हिसाब से, लेकिन बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कभी कभी। तो वो सब नहीं रखना चाहिए। तो बैंकॉक में भी मुझे पूरा वो कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसको कहीं कहीं बाहर के फोटो तो हमने क्लिक किए हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव आते हैं। बहुत ज़्यादा विदेश में मैं नहीं घूमी हूँ, बट जो गई हूँ वहाँ उतने अनुभव मैंने लिए हैं। बिल्कुल। और आपने बातों बातों में ये भी बताया कि आपने टीचिंग लाइन में जब शुरू किया काम करना, वो अनुभव कैसा है ये भी हम जानना चाहेंगे। जी, ये मुझे ऐसा लगा कि मैंने जितना भी प्रैक्टिकल किया है ये कहीं ना कहीं मैं नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी को दूं और उनको भी सिखाऊं कि कैसे काम करना चाहिए। तो फिर थोड़ा टेक्निकल चीज आ जाता है, क्योंकि हम तो जब मैंने काम शुरू किया था ब्लैक एंड व्हाइट पे था, और वो भी फिल्म पे था, और फिल्म से लेकर जर्नी चली है अभी मिररलेस तक। तो इस जर्नी में मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा, और मेरी कैपेसिटी उतनी सीखने की नहीं है क्योंकि मैं सिंपल बीए हूँ और पढ़ाई में उतना रस नहीं है। इसके बावजूद भी इस फील्ड में आने के बाद मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे सीखना पड़ा, चाहे वो टेक्निकल हो। तो आपको टेक्नोलॉजी जो आती है वो बेहतर बनाने के लिए आती है जी, आपके ऊपर वो हावी नहीं होनी चाहिए, बट आपको, क्योंकि ये कला है, फोटोग्राफी एक कला होने के लिए भी बहुत जद्दोजहद हुई स्टार्टिंग में। उसको कला नहीं करते थे कि इंसान बैठा है और आप क्लिक कर रहे हैं और फोटो निकल रहा है, इसे कला कैसे कहेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे फोटोग्राफर्स को लड़ाई करना पड़ा कि भाई नहीं ये कला कैसे है। तो एक कला में हावी नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी, इसलिए भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। और इसलिए मैंने फिर मुझे ऐसा लगा कि इसको स्टडी करना ही पड़ेगा, और जब क्लास लेना है तो आपको थोड़ा सा अपग्रेडेशन जरूरी है। तो मैंने सीखा, और मुझे जो भी आता है वो मैं आने वाली पीढ़ी को, मेरे पास सभी उम्र के लोग आते हैं, रिटायर्ड भी आते हैं कि अरे हमारा रह गया, हमारा हॉबी थी लेकिन अब टाइम है हमारे पास, तो हमें ज़रा सिखाओ। तो बच्चों से लेकर बड़े तक सभी आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। और उनके साथ हर बैच में नए लोग आते हैं, नई जनरली मैं इसको साइकोलॉजी से जोड़ती हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में हमें जीने के लिए एक कला होना आवश्यक है जो हमारे ब्रेन को हैप्पी करती है। क्योंकि जिंदगी में हम बहुत सारी जद्दोजहद के साथ चलते रहते हैं, तो एक सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में कला हो वो सोसाइटी बहुत खुश होती है, ऐसा कहते हैं। वाह, बहुत खूब लगा ये सब जानकर।
तो अब तक के पड़ाव में आपने आपके करियर के बारे में हमें बहुत अच्छी बातें हमारे साथ साझा की। थोड़ा पीछे जाते हैं आपके बचपन की तरफ और आपके स्कूलिंग की तरफ, ये जानना चाहेंगे हम। मेरा स्कूलिंग मराठी मीडियम से हुआ है और देहात में हुआ है 5th तक। उसके बाद मैं नागपुर में आई हूँ और नागपुर में भी मैं जो पढ़ी हूँ सिंपल 10th तक जब पढ़ी हूँ तो 10th में जब मैं थी समर वेकेशन था और मेरी माँ महिलाओं के लिए काम करती थी, एक्टिविस्ट थी, तो वो पूना में कुछ कॉन्फ्रेंस में गई थी और उस पूना कॉन्फ्रेंस में उसने एक लेडी फोटोग्राफर देखी तब कि वो कॉन्फ्रेंस में आई, क्लिक किया और पीछे मम्मी बैठी थी वहाँ पे और एक ऑर्गेनाइजिंग कोई बैठी थी, उसको वो फोटोग्राफर बता रही थी कि मेरे बेटे का थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसकी तबीयत मैं ज़रा जल्दी जा रही हूँ। तो मेरी मम्मी को आश्चर्य लगा, ये फोटोग्राफी कर रही है और बच्चा भी है, तो ये तो बड़ा अनोखा है। और उस वक्त 87 की बात है, तो उसने देखा ही नहीं था। तो वो घर आकर बोली कि यार ये मैंने ऐसा ऐसा देखा, तुम फोटोग्राफी क्लास करो। तब नागपुर में एक जगह होते थे फोटोग्राफी क्लास, लेकिन वो बहुत फिल्म पर कुछ ज़्यादा ऐसा पढ़ाते नहीं थे, लेकिन उसने डाल दिया मुझे कि जाओ, एडमिशन करा दी है तुम्हारी, तुम जाओ क्लास को। तो वो मैंने 10th में किया था उस वक्त क्लास। जी, वो अनुभव कैसा था? वो अनुभव मतलब काफी इंटरेस्ट तो नहीं था क्योंकि कुछ घर की ये भी नहीं थी कि कैमरा लेके दिया है या फिर कुछ कर रहे हैं, बस वो सिखा रहे हैं कि डेवलप कैसे करना है, क्लिक कैसे करना है। बाद में ग्रेजुएशन तक तो वो भूल भी गई थी। फिर मेरे कुछ साथी थे जिनके साथ मैंने प्रैक्टिस किया और सीखा। जब मैं फर्स्ट नौकरी मांगने गई इवनिंग पेपर में तो बोले आपको तो कुछ आता ही नहीं है, तो फिर आपको नौकरी कैसे दे? मैं नौकरी मांगने गई थी सीधा कि आप मुझे नौकरी दीजिएगा। तो बोले नहीं, नौकरी नहीं देंगे, हम ऐसा करते हैं आप फोटो खींच के लाइए, हम उस फोटो का प्रिंट करेंगे तो आपको पैसा देंगे। तो ठीक है, ये भी चलेगा। तो ऐसे सारा हुआ और फोटोग्राफी इसलिए शुरू किया कि ग्रेजुएशन होने के बाद मेरी शादी हो गई और पूरा अभी तक हमारे शादी को 33 इयर्स हो गए, तो पूरा आर्थिक भार मेरे ऊपर है। तो हमारे पास सिर्फ एक स्टोव और एक गद्दा था और वहाँ से लेकर कैमरा लेने की भी हिम्मत नहीं थी, वहाँ से लेकर यहाँ तक की गाड़ी मैंने लाई है और बहुत अच्छा एक मेरी बेटी है और बहुत अच्छा सफ़र ये रहा है। तो यहाँ पर फिर एक बार आपकी पसंद का गीत सुनते हैं। बताइए अब आप कौन सा गीत वैसे सबके साथ गीत तो बहुत पसंद होते हैं, लेकिन अभी कुछ गीतों का सिलसिला आप कह रहे हैं तो तुझे याद किया आयत की तरह। जी, आपकी पसंद का है प्यारा सा गीत सुनते हैं। जी। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी, तू आदत की तरह तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन बन गई है, तेरा जिक्र हो रहा
कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। संगीता जी, आपने हमें ये भी बताया कि आप जब कॉलेज में थी तब आप स्टूडेंट मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी। ये हम जानना चाहते हैं, और इसका आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव रहा है? मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मेरे मूवमेंट का मेरे इस पर डेयरिंग और सोच विचार पर बहुत असर हुआ है। जिस मूवमेंट में मैं थी वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी और समाज को समझने की थी। ऐसा नहीं था कि मतलब कोई बोल रहा है कि आपको नारा मारना है इसलिए नारा मारना है, ऐसा नहीं था। तो आपको पढ़ना है, सोचना है, समाज के बारे में जानना है, हिस्ट्री के बारे में जानना है, इसके बाद ही। तो मेरी जो मूवमेंट थी वो स्टूडेंट कॉलेज से मैंने शुरू किया। तो कॉलेज में सबसे पहले तब इलेक्शन भी होते थे, तो मैंने पैनल भी लड़ाया था, पूरा पैनल मेरा था। बड़े उस वक्त 11th में मैं जब क्लासरूम में भाषण देती थी तो लड़कियों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कैसे भाषण देती है, कैसे समझ सकती है। और मेरी प्राध्यापक और मेरी प्रिंसिपल को लगता था ये रहती झोपड़ी में है लेकिन बात कितना करती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे उस वक्त के तो बहुत सारे अनुभव है। वो सारे अनुभव मैंने कोरोना काल में लिख कर कुछ अनुभव स्टोरी फॉर्म में लिखे हैं। करीबन 40 स्टोरीज लिखी है मैंने। मेरे जीवन यात्रा की स्टोरीज है वो, लेकिन स्टोरी फॉर्म में लिखा है मैंने। तो बहुत सारे अनुभव रहा है और उसका इम्पैक्ट मेरे पूरे जीवन पर है, क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ में जो आप सोचते हैं वो पूरे जीवन भर आपका रहता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसे होगी, आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं। मैंने कभी टीवी नहीं रखा मेरे यहाँ, क्योंकि उस टीवी का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, तो इसलिए मैंने कभी टीवी नहीं रखा। मेरी बेटी के वक्त भी मैंने टीवी नहीं रखा। रीडिंग हैबिट को उसको डेवलप किया। रीडिंग हैबिट उसकी बहुत जबरदस्त थी, उससे लैंग्वेज डेवलप हुई, उससे सारी इमेजिनेशंस आजकल खत्म हो गई हैं, उसको डेवलप करना था। तो जिंदगी के बारे में आपके जो दृष्टिकोण है वो कैसा डेवलप करते हैं आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बचपन से लेकर अभी तक वो एक इम्पैक्ट मेरे मोमेंट्स का बहुत हुआ। उसमें सेंट्रल जेल भी गई मैं और मैं करीबन मतलब 12th में ही थी तब। स्टार्टिंग मेरा मूवमेंट का सेंट्रल जेल से हुआ। 3 दिन मैं सेंट्रल जेल में थी और उसमें बहुत मुझे मजा आया कि मैं जेल में एक आंदोलन को लेकर आई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। आज पीछे मुड़कर आप देखती है तो क्या महसूस करती है? पीछे मुड़कर मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ से चली हूँ वहां से मैंने बहुत पाया। मुझे देखकर लोगों को लगता है अरे यार ये दिल्ली में होना चाहिए था, ये मुंबई में होना चाहिए था, वो यहाँ होना चाहिए था, वो वैसे करना चाहिए था। लेकिन मैं जो थी वहां से जो चली तो यहाँ तक मुझे बहुत आनंद है। कल मुझे कोई बोले कि भाई आपका आयुष्य खत्म हो रहा है तो मुझे कुछ नहीं लगेगा। मैंने बहुत जी लिया। क्या बात है, बहुत जी लिया, हर तरीके से जी लिया मैंने। मेरे घर में बहुत समानता है। मेरे घर में किसी भी चीज को लेकर मुझे बंधन नहीं है, वो भी मैंने जिया है। मैंने हमारा घर हॉस्टल रहता है सिर्फ कोऑर्डिनेशन भी रहेगा लेकिन आपको बंधन नहीं रहेगा। तो वो बहुत मायना रखता है एक महिला को आगे बढ़ने के लिए कि आपके घर का वातावरण कैसे है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, तो यहाँ थोड़ा रुककर आपकी पसंद का एक और गीत सुनते हैं। बताइए आप जी। कौन सा सुनेंगे? अभी हम आखिरी तौर पर इंटरव्यू को भी ले जा रहे हैं, तो अभी ना जाओ छोड़कर ये गाना जो है बिल्कुल सही मायने में ये सही लग रहा है। सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। जी, जी। अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई
अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा न मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ, दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। संगीता जी, आज तक आपको बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया है। पुरस्कार और सम्मान ये मैंने सोचा भी नहीं था कभी लाइफ में कि यहाँ तक हम पहुंचेंगे। लेकिन ठीक है, टाइम टाइम पर वो आपको एक प्रोत्साहन मिलता है उससे, और आप आगे बढ़ते रहते हैं और एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी भी होता है। मुझे केकी मूस नाम के अपने महाराष्ट्र के एक बड़े फोटोग्राफर थे, आर्टिस्ट थे, सिर्फ फोटोग्राफर नहीं थे, स्कल्पचरिस्ट थे, पेंटिंग करते थे, और वो 42 इयर्स अपने बंगले के मतलब 40 गांव में थे, वो बाहर नहीं निकले थे। उन्होंने इतना काम किया कि उनका यदि टेबल टॉप क्रिएशन है तो हिमालय यदि उन्होंने बनाया है टेबल टॉप पे और उसका पिक्चर लिया तो ऐसा लगता था कि वो हिमालय का है। ऐसे उनके नाम से एक फाउंडेशन है, इंटरनेशनल अवार्ड उसमें भी मुझे मिला है। और क्रिकेट का एक शॉट ऑफ द डे करके इंटरनेशनल 96 का वर्ल्ड कप की मैच का शॉट ऑफ द डे का इंटरनेशनल अवार्ड 96 में मिला है। और ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते गए और एक अच्छा सिलसिला जारी रहा। जी। और संगीता जी, किस व्यक्तित्व ने आपको प्रभावित किया, क्या कहेंगे आप? वैसे पूरे जर्नी में काफ़ी लोग मिलते हैं और अलग अलग तरीके के हम प्रोग्राम्स में भी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो बड़े बड़े लोगों को सुनने का मौका मिला।
मतलब मन्नाडे जी जैसे 4 घंटा, आशा भोसले जी जैसे और बहुत सारे लोग, गंगूबाई हंगल और ये सारे सिलसिला जो रहा वो बहुत ही प्यारा रहा। मतलब यादें तो बहुत रही, लेकिन एक याद ऐसी है कि जहाँ नागपुर में गुलजार जी बीच में कुछ मैगजीन के लिए आते थे, तब मेरे एक परिचित एडिटर थे, उन्होंने फ़ोन किया, आपके यहाँ गुलजार आने वाले हैं। बोले क्या बात कर रहे? हाँ, मुझे तो एकदम आश्चर्य लगा, कुछ भी कह रहे सर। नहीं मैं ले आ रहा हूँ। उनको कहा है मैंने कि आप हरदम कमर्शियल फोटोग्राफर के पास जाते हैं, आज हम सोशल एस्पेक्ट से काम करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा उस वक्त जस्ट 1 महीना हुआ था। एक चिखली नाम की बस्ती है, वो 3 बार समर में जली थी। उसके बारे में मैंने पेपर में पढ़ा था और उसको मैंने क्लिक किया था दूसरे दिन जाकर और पेपर में पढ़कर, और मैंने आने के बाद अपने नागपुर के एक बड़े स्क्वायर में, वैरायटी स्क्वायर में, उसका ओपन एग्जीबिशन किया था और नाम दिया था जली या जलाई गई। अच्छा। और उसको बहुत बड़े पैमाने पे वो फेमस हुआ था। वो फोटोग्राफ्स देखने गुलजार जी आने वाले हैं ऐसा उन्होंने, क्योंकि वो तैयार ही थे फोटो। और सचमुच में दोपहर में गुलजार जी को लेकर वो आए, हमारी बहुत भागा दौड़ी हुई कि अरे कैसा करेंगे। और जब वो आए और आधा घंटा बातचीत हुई, उन्होंने फोटोज देखे, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए और जो अप्रिसिएशन था फोटो देखते समय, अरे यार मुझे ये फोटो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर उनको सारी चीज़ें बातचीत होने के बाद और जब जाने लगे वो, तो मैंने कहा सर थैंक यू, मुझे तो अभी भी सपना लग रहा है। तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो, तुम्हें क्या मिला? ये बड़े लोगों का होता कि बोले मुझे तो बहुत अच्छे फोटो देखने मिले। तो ये अप्रिसिएशन जो है वो बहुत मुझे छू गया। और मतलब कितने इंसान बड़े होते हैं, सचमुच में बड़े उन्होंने मुझे धन्य कर दिया। और गुलजार जी मेरे यहाँ आए। वैसे ही मेरा फोटो पोएट्री एग्जीबिशन हुआ 3 कंट्री के लोगों का, नॉर्वे, टर्की एंड इंडिया, ऐसे 3 महिलाओं का हमारा फोटो पोएट्री हुआ था। उसमें जावेद अख्तर जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। उस वक्त वो भी मेरा एग्जीबिशन देखने और सारा चीज़ करने, इनॉग्रेशन करने आए थे। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मैं तो उसे मिली हूँ और बहुत अच्छा जर्नी रहा। वाह, और बहुत सारी अच्छी यादें भी आपके पास है वो जी। तो संगीता जी, इस प्रोग्राम के जरिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं आज आपको सुन रही है। आप स्वयं एक नारी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। आज तक आपने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी दी है। तो इस प्लेटफॉर्म पे हमारे श्रोताओं को हमसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है, महिलाएं बोले या फिर कोई भी इंसान हो, सिर्फ महिलाओं को इंसान समझने की बात है। महिलाओं को महिला समझने की बात नहीं है। महिलाओं को पत्नी, बहन, बीवी इतना सीमित मत रखिए, उसको इंसान समझिए, सारे अधिकार दीजिए और सारे अधिकारों की वो भागीदार बनाए उसको। क्योंकि किसी को कोई परमिशन देना, जैसे कोई बोलता है ना कि मैंने बाहर जाने की परमिशन दी, ये किसी के अधिकार में नहीं आता है, उसका वो अपना अधिकार है। तो मेरा यही कहना है, बहादुर बनो, जोखिम लो। आपके अनुभव कोई भी स्थान को ले नहीं सकता है। आपके जो अनुभव है वही आपको आगे बढ़ाते रहता है। तो इसलिए सबसे कहना है मेरा कि बहादुर बनो जी। ऐसे लगता है कि आपके साथ बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहे, लेकिन समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत दिनों के इस सफर को मुझे भी बयां करने मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जानी मानी फोटो जर्नलिस्ट संगीता महाजन से सारिका पाठक की बातचीत। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी नागपुर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबड़े। रंग बसंती।